New Delhi and victory for the Congress party in the general election. Morarji Desai decided not to oppose फरवरी Mrs. Gandhi as 1967 Prime के Minister. जनरल इलेक्शन में जंगा संथाल फेल हो गए। चारू मजूमदार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने इसकी हार की वजह आदिवासियों के हक के लिए खड़ा रहना बताया। उनका मानना था हिंसा ही एक ऐसा तरीका है जिससे आदिवासियों को उनका हक मिल सकता है। 18 मई 1967 सान्याल सांथाल और मजूमदार के नेतृत्व में बंगाल के कुछ गांवों के आदिवासी किसानों ने पीजेंट काउंसिल बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था जोतेदारों से जबरन फसल छीनी जाए, जिस पर आदिवासी किसानों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसकी वजह से जोतेदारों और किसानों के बीच हिंसक झड़प बढ़ गई। 23 मई को पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वागड़ी और कुछ पुलिसमैन इन्वेस्टिगेशन के लिए झारू गांव नाम के एक गांव में जाते हैं, जिसको संथाल और उनके साथी ग्रुप पुलिस इंस्पेक्टर वागड़ी को चारों तरफ से घेर कर तीरों से मार देते हैं और बाकी पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं। 2 दिन बाद 25 मई को पुलिस का एक बड़ा दल पड़ोसी गांव नक्सलबाड़ी में हत्यारों को खोजने के लिए जाता है, लेकिन जब लोगों की भीड़ पुलिस को घेर कर इसका विरोध करती है तो पुलिस उन पर ओपन फायर करती है, जिससे 9 आदिवासियों की मौत हो जाती है और इससे विद्रोह की भावना और भी जाग जाती है। इस पूरी घटना को तो 2 महीनों में दबा दिया जाता है, लेकिन जो आग इससे फैली आगे चल के इंडिया के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट का कारण बनी, जिसे आज हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। चारू मजूमदार माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे और चाहते थे कि इंडियन पीजेंट और लोअर क्लासेस उन्हीं के कदमों पे चले। मजूमदार ने 1965 में अपने आइडियाज़ को 8 डॉक्यूमेंट्स पर पब्लिश किया, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट्स भी उनसे प्रभावित हुए और बाद में इस मूवमेंट से जुड़े। शुरुआत में सरकार ने इस घटना को हल्के में लिया। तब के होम मिनिस्टर वाई चौहान ने लोकसभा में इस घटना को एक मामूली अराजकता का रूप बताया, लेकिन बाद में सिचुएशन बिगड़ती चली गई। हालांकि पुलिस ने नक्सलबाड़ी विद्रोह को 2 महीनों में कुचल दिया, लेकिन 1970 आते आते नक्सलबाड़ी आंदोलन की आग वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के गरीब किसानों के अंदर फैल गई, जिसके लिए वे मरने तक को तैयार हो गए। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने इस रिपोर्ट में माना कि आदिवासियों के लिए वेलफेयर लॉज को लागू करने में गड़बड़ी हुई, जिसका फ़ायदा एक्सट्रीमिस्ट को हुआ, और अगर ऐसा ठीक नहीं होता है तो आदिवासियों का कॉन्फिडेंस जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। उस समय चाइना से भी नक्सलाइट मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिला। 1967 में तो कानू सान्याल और उनके साथी चाइना गए माओ से मिलने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली। 1969 में मजूमदार ने सान्याल के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और नक्सलवाद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 1971 आते तक ये गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आर्मी का सपोर्ट लेना पड़ा। आर्मी ने ऑपरेशन स्टीपल चेस चलाया, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा नक्सलाइट्स को अरेस्ट किया गया और 100 से भी ज़्यादा नक्सलाइट्स मारे गए। 1972 तक चारू मजूमदार को भी अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उनकी कस्टडी में ही मौत हो गई। इसके बाद लगा कि नक्सलवाद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन एक एस्टिमेट्स के हिसाब से 1980 तक आते आते इंडिया में 149 नक्सलाइट ग्रुप अलग अलग जगह से ऑपरेट करने लगे, जिसमें से एक ग्रुप PWG था जो कि आंध्र प्रदेश से ऑपरेट करने लगा और लैंडलॉर्ड और पुलिस के मर्डर और किडनैपिंग जैसे कामों में शामिल रहने लगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल कर लिया और एक बार फिर लगा कि नक्सलवाद की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2004 में 40 नक्सलाइट ग्रुप ने मिलकर CPI माओइस्ट बनाई और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में वायलेंट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया, जैसे बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करना और पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक करना। 2007 तक आते आते ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और नक्सलवाद देश के 200 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज एक नक्सली हमला हुआ। अनपुर इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों Braves were martyred after an ambush with Maoists in Bijapur, Chhattisgarh. आतंक जारी है छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड को नक्सलियों लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि नक्सलवाद इस पोजीशन तक पहुंच गया? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला रीज़न है गरीबी। वेस्ट बंगाल की रेवेन्यू मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से 1953 में 93% कल्टीवेबल लैंड ज़मींदारों के पास थी।
इसलिए आदिवासियों को जमींदारों के पास खेती करनी होती थी रोजगार के लिए, जिसका फायदा जमींदार उठाते थे किसानों को फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्सप्लॉइट करके। फेमस सोशियोलॉजिस्ट R.K. मर्टन ने अपनी थ्योरी में बताया है कि जब लोअर क्लास के पास कोई तरीका नहीं बचता है अपने गोल्स को पाने के लिए, तो वे इलीगल तरीका अपनाते हैं, और कुछ ऐसा ही हमें आगे देखने को मिलता है। दूसरा कारण है स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस। नक्सलवाद की आइडियोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म पर आधारित है, जिसको चारू मजूमदार ने अच्छे तरीके से आदिवासियों को समझाया, और उस समय तो माओ का कल्चरल रिवॉल्यूशन भी एक बड़ा एग्जाम्पल था इस आइडियोलॉजी के सक्सेस का। हालांकि रियलिटी में कार्ल मार्क्स और माओ का कम्युनिज्म काफ़ी डिफरेंट है। तीसरा कारण है विमेन पार्टिसिपेशन। एक यंग वुमेन शांति मुंडा ने अपने 15 महीने के बच्चे को पीठ पर बांधकर पुलिसमैन वांगड़ी को पहले तीर से मारा। इनफैक्ट फीमेल मेंबर्स को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है मेल मेंबर्स के मुकाबले। एक नक्सलाइट जावनी ने बताया कि उन्होंने अपने ग्रुप के साथ एक पुलिस खबरी को पूरे पब्लिक के सामने मारने से पहले उसकी उंगलियां काटी। वो चिल्लाता और मैं हंसती। इससे मैसेज जाता कि लोग अगर हमारे खिलाफ जाएंगे तो उनकी ऐसी ही दर्दनाक मौत होगी। विमेन पार्टिसिपेशन नक्सलाइट्स के लिए एक टेक्निकल नीड की तरह भी थी, क्योंकि महिलाओं का इंस्पेक्शन कम किया जाता था आदमियों के मुकाबले। इस फैलते हुए नक्सलवाद का एक और कारण इनका बढ़ता हुआ फाइनेंशियल बेस था। 2014 में मिनिस्टर RPN सिंह ने कहा, CPI माओइस्ट का एनुअल कलेक्शन 140 करोड़ से कम नहीं है और इनके कलेक्शन का कई सोर्स हैं। नक्सलाइट्स का इलाका गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, जो कि 2 मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जिसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जंगलों में कल्टीवेट किया जाता है और माओवादियों के द्वारा ट्रेड किया जाता है। एक स्टडी के हिसाब से झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स 1000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं नक्सल्स को नार्को कल्टीवेशन से। माओवादी बिजनेस एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज से टैक्स कलेक्ट करते हैं उनके इलाकों में काम करने के लिए। एक माओवादी NR शर्मा ने बताया, कॉरपोरेट हाउसेस को नक्सलवादियों को पैसे देने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्रीज जो कि इन इलाकों में काम करती हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो माओवादियों की डिमांड एक्सेप्ट करें और या बिजनेस बंद कर दें। इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। मतलब गवर्नमेंट ने नक्सलवादियों के इलाकों को कैप्चर किया, होल्ड किया, लोकल्स के साथ रिलेशंस बिल्ड किया और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। कई पॉलिसियां भी अपनाई गई, जैसे सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। महिलाओं सहित 41 नक्सली शनिवार को लाल आतंक का साथ छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, जिसमें नक्सलाइट्स को सरेंडर करने पर पैसे और गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर किए गए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि आज के समय नक्सलवाद की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। जहां 2010 में नक्सलवाद से हुई मौत का आंकड़ा 1000 था 98 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहीं 2022 तक आते आते ये नंबर 98 तक रह गया है 45 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ऐसा ही रहा तो नक्सलवाद एक दिन हिस्ट्री का पार्ट ही बनकर रह जाएगा।